देखिए आज हम लोग स्टार्ट करें कॉर्पोरेट टैक्स जो एमकॉम सेमेस्टर थर्ड वाले के लिए है। और ये देखेंगे काफ़ी वीवीआई टॉपिक भी है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट है, टैक्सेशन चैप्टर का फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिखा हूँ। सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो यहाँ पे हम लोग टोटल लिख देंगे। उसमें से लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। इसमें से जब लेस होगा तो इसको बोला जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन में कभी कभी आता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट या रेंटर। तो जब भी रेंटर को पेमेंट किया, रेंटर के द्वारा अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा तो उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लास। तो ये जो है टेनेंट के द्वारा जब पेमेंट होगा तो क्या करेंगे, उसको लेस नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ लिखेगा म्युनिसिपल टैक्स इतना, तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ऑनर ही पे किया है, क्योंकि ऑनर को ही ऐसे भी टैक्स पेमेंट करना होता है। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, तो उसको हम लोग लेस नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या याद रखेंगे कि म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे ही लेस करेंगे। अगर लिखा रहेगा म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग तो उसको लेस नहीं करेंगे। इवन कि म्युनिसिपल टैक्स नेक्स्ट 10 ईयर का भी दिया रहेगा, अगर पेड कर दिया तो उसको भी लेस कर देंगे, हमेशा याद रखेंगे। जैसे बीकॉम वगैरह में एक क्वेश्चन है, चाहे यहाँ पे भी एक मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो आफ्टर 5 ईयर का वो पेमेंट कर दिया गया है, मतलब कि इस साल का और अगले 4 सालों का वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो वो मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ तक समझ गए। तो जब म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देंगे तो आ जाता है आपको नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद लेस कर दिया जाता है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में आता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। मतलब जो ये नेट एनुअल वैल्यू ये जो होगा इसका 30% ये लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद बी में इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको लेस कर देंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगर किसी प्रकार का अनरिलाइज रेंट रिसिव्ड हो रहा है या रिलाइज हो रही है, जैसे जो बकाया रेंट है अगर ड्यूरिंग द ईयर में रिसिव्ड हो रहा है तो उसको भी हम लोग इतना यहाँ पे आकर के ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको बोला जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पर टैक्सेशन लगेगा। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए आपको लगता होगा कि सर हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है बेसिकली कि जो भी एक्सपेंस होगा उसको लेस करना चाहिए था क्या। जैसे मान कर चलिए कोई बिल्डिंग है तो जो रेंटर से कलेक्शन हुआ पैसा तो वो इनकम हुआ ओनर के लिए, और उसका एक्सपेंस हुआ जैसे इसको मेंटेनेंस में, जैसे नल फूट गया, इसका रिपेयर मेंटेनेंस, जैसे दीवार वाल टूट गया उसका रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, साफ़ सफाई का हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया, बिजली बिल जो आती है इलेक्ट्रिसिटी, ये सब घटना चाहिए। लेकिन देखिए यही घटना चाहिए था, लेकिन बाद में क्या क्या डिपार्टमेंट इस चीज़ को चेंज कर दिया। क्या हुआ कि पहले से जितना कि बउआ ने उससे ज़्यादा झुंझुना हो जाता। देखिए क्या होता था कि मान कर चलिए जो रेंट रिसिप्ट सपोज दैट मान कर चलिए हुआ 1 लाख रुपया, ठीक है। तो रेंटर क्या, जो ओनर है वो क्या करता था, यहाँ पर 1,10,000 रुपया एक्सपेंस दिखा देता था। तो ये तो माइनस में ही आ गया 10,000 रुपया। जब डिपार्टमेंट टैक्स लेने के लिए पहुँचा था कि भाई तुम टैक्स दिया नहीं, तो कहता था टैक्स हम किस बात का देंगे, आप ही दीजिए टैक्स, हमको तो 10,000 लॉस ही हो गया। तो डिपार्टमेंट इस बात को समझ गया, क्या समझा कि नहीं भाई ये तो हमको बेवकूफ़ बना रहा है, और अक्सर ऐसा ही सब करता था। अब डिपार्टमेंट देखने तो नहीं आता था कि रियल में 1,10,000 खर्च हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ। कभी ऐसा भी हुआ कि छोटा सा मान कर चलिए दीवार को फोड़ दिया प्लास्टर को, उसको फिर से प्लास्टर करके कलर कर दिया, बोला देखिए दीवार टूट गया था, इसको हमने फिर से बनवाया है, उसको प्लास्टर करवाया है, कलर करवाया है, तो इसमें इतना पैसा खर्च हो गया। तो ऑब्वियसली है कि डिपार्टमेंट को मानना पड़ता था। तो डिपार्टमेंट इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया कि नहीं भाई अब वैसा नहीं चलेगा, आपको चिटिंग, वो रूल्स बना दिया क्या कि जो आपका इनकम हुआ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का मतलब ये कि मान कर चलिए 10,000 रुपया आपको इनकम हुआ, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स देना पड़ता है, उसको लेस कर लिया, आपको नेट इनकम आ गया। नेट एनुअल वैल्यू का मतलब नेट इनकम आ गया। अब नेट इनकम से एक रूल्स बना दिया कि आपको खर्च हो या ना हो, आपको 30% हम अलाउड करेंगे कि जितना भी आपका इनकम है उस इनकम का 30% क्या हुआ, 30% मानेंगे कि आपको खर्चा होता है। तो देखिए इसलिए दे दिया क्या चीज़, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा 30% नेट एनुअल वैल्यू। बात समझिए ज़रा, खर्चा के अलावा क्या। तो देखिए फिर बाद में क्या प्रॉब्लम होने लगा, ऑनर सब क्लेम करने लगा कि भाई डिपार्टमेंट तो गलत कर रही है कि जो एक्सपेंस है उसके जगह 30 क्या, चलिए मैं मान लूँगा। अब ऑनर भी समझदार हो गया कि अब बहुत कम खर्च करता है, क्योंकि अब खर्च कम भी होगा, जीरो भी होगा तो भी 30 तो उसको मिल नहीं जाएगा। लेकिन कितना ऑनर का क्लेम आने लगा कि भाई हमारा जो बिल्डिंग है
करोड़ों का बिल्डिंग है, इसमें 50 लाख ही मैं लगाया हूँ, 50 लाख रुपया लोन पे मेरा है बिल्डिंग, क्या तो मेरे को तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट भी तो मेरे लिए खर्चा हुआ, तो उसको अलाउ कीजिएगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं, ये तो सही बात है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट उस चीज़ को कंसीडर किया और दे दिया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए क्या हुआ कि अब यहाँ पे भी चीटिंग होने लगता था, क्या चीज़ कि अब अपने पढ़ाई के लिए लोन लिया, उसका भी इंटरेस्ट उसमें से डिडक्ट करवा लिया, क्या हो सकता है अन्य प्रॉपर्टी कोई परचेज किया उसके लिए लोन लिया, वो भी इसमें दिखा देता था। तो डिपार्टमेंट बोला कि नहीं भाई, इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, बट याद रखिएगा ये इंटरेस्ट तभी अलाउड होगा ओनली 4 वर्क के लिए अगर आप लोन लिए होंगे तो। 4 ऐसा कौन काम होगा, तो पहला आपको इसमें होगा इंटरेस्ट जो आप लिए हुए हैं, पहला या तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पहला बात। दूसरा परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग जिसका आप रेंट निकालें। तीसरा रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, और चौथा रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, बात समझ गए ना। ये इंटरेस्ट तभी अलाउड होगी जब आप इन 4 वर्क के लिए, काम के लिए ही लोन लिए होंगे। क्या, पहला या तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिए होंगे, दूसरा या तो बिल्डिंग को परचेज करने के लिए हम लोग लोन लिए होंगे, या फोर्थ में रिनोवेशन का मतलब समझिए होता है ना, पुनर्द्वार कर देना। जैसे होता है कि देखिए आप कोई बिल्डिंग पुराना है, क्या मजबूत है बट पुराना नहीं होता है कि अब हम एक ऑफिस खोले हुए बिजनेस कर रहे हैं, या अपना घर है लेकिन थोड़ा शौकीनदार घर होना चाहिए, हर इंसान चाहता है क्या, तो उसको फिर से खर्च करके रिनोवेशन कर दिया, समझ गए ना, तो उसको बोला जाता है रिनोवेशन। तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगती है, तो उसके लिए हम लोग लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट। और फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग में रिपेयर्स वगैरह करवाना पड़ता है, कभी कलर करवाना है तो कभी ये करवाना है वो वगैरह वगैरह। तो हमेशा याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में इन 4 के ही लिए लोन लिया गया होगा तभी इंटरेस्ट अलाउड होगा। बात समझ गए, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। तो समझिए इसमें क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन में कहाँ कहाँ हम लोग फंस सकते हैं, सारा चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। ये तो फॉर्मेट ही है। आप देखिए क्या हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन तक क्लियर है। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये भी समझ रहे नेट एनुअल वैल्यू का है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप देखेंगे क्या होगा आगे। देखिए इसमें कहाँ कहाँ बेईमानी शैतानी हो सकता था, इसलिए डिपार्टमेंट सब जगह रेस्ट्रिक्शन लगा कर डाल दिया ताकि कोई बेईमानी ना करे। अब देखिए हम क्या बताएं कि यहाँ पे तो एक्सपेंस ज़्यादा दिखाता था, इसके लिए गवर्नमेंट ने, जो डिपार्टमेंट है, ये कंडीशन लगा दिया कि 30% मिलेगा, और लोन के लिए जो आप लिए होंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने, रिनोवेशन करने और रिपेयर्स कर लिए, तो लोन में तो बेईमानी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि लोन तो बैंक का ये रहता है ना कि लोन जितना लिए होंगे इंटरेस्ट जो पे उसके लिए आपके ऊपर रसीद होता है, बैंक में तो फ्री में कोई पैसा देता नहीं है, तो ये भी एक प्रूफ बन गया। अब देखिए यहाँ से बेईमानी होने लगा। क्या बेईमानी हुआ वो ज़रा समझिए कि ओनर मान कर चलिए अगर कोई बिल्डिंग को लगा दिया 50,000 रुपये रेंट पे, तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट तो देखने नहीं आ रहा है कि इस बिल्डिंग का जो रेंटर रह रहा है वो 50,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, ठीक ना। तो मान कर चले वो एक्चुअल रेंट जो था वो 50,000 रुपया पे लगा दिया। बात समझिए कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। लेकिन जब टैक्स रिटर्न फाइल भरने की बात होती थी तो जो ओनर है वो दिखाता था एक्चुअल रेंट, मान कर चलिए सपोज दैट कम ही दिखाता था, 20,000 ही हम उससे ले रहे हैं, इसलिए कि कोई लिखित तो देता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा। हाँ लिखित होती है जब कंपनी को आप देंगे, जैसे बैंक को देंगे, जैसे यहाँ नीचे हॉस्पिटल को दिया हुआ था, ये सब लिखित होता है, बैंक में अपना पैसा देता रेंट। लेकिन और सब जो रेंटर होता है वो तो ओरली, हाँ अब रेंट लग गया दीजिए पैसा, गया वो सबसे रिलाइज कर लिया, क्या एक ओरली कॉपी पे मुजबानी लिख के रखता है, तो वो तो कोई ऑथेंटिकेट है नहीं। तो 20,000 रुपया दिखाता था रेंट। तब खुद सोचिए 20,000 रुपया रेंट दिखाया, गरा बरा करते हुए अगर 3 लाख से कम ही हुआ तो टैक्स तो लगेगा नहीं, क्या डिपार्टमेंट फिर भी बेवकूफ़ बन जाता था कि भाई इस चक्कर से कैसे बचे। तो डिपार्टमेंट सोचा कि नहीं भाई इसके लिए और उपाय है, एक कंडीशन लगा दिया। देखिए कैसे निकलता है ग्रॉस नो वैल्यू, उसकी ओर हम लोग चलें। तो देखिए कंडीशन क्या लगा दिया डिपार्टमेंट कि रेंट को और अलग से कंपटीशन क्या, एक होगा एक्चुअल रेंट, दूसरा होगा फेयर रेंट, तीसरा होगा म्युनिसिपल रेंट,
म्युनिसिपल रेंट। अब देखिए एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, एक होगा स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट ये रूम कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है स्टैंडर्ड रेंट। अब देखिए ये एक्चुअल रेंट का मतलब समझिए क्या है। एक्चुअल रेंट का मतलब जितना आप रिलाइज कर रहे हैं टेनेंट से, मतलब रेंटर से जो पैसा आप ले रहे हैं उसको बोला जाएगा एक्चुअल रेंट। ठीक। दूसरा फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब ये होता है कि आपका जिस लोकालिटी में बिल्डिंग है, ठीक है, आपको जो जिस लोकालिटी में हाउस प्रॉपर्टी है उस लोकालिटी के आसपास इर्द गिर्द में, ठीक है, उस एरिया में कितना रेंट होना चाहिए। होता ना है कि मान कर चलिए एक हम ही लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि इस एरिया में रह रहे हैं वो, और मनाली में जाइए तो हम लोग अपने आप को एस्टिमेट करते हैं वहाँ का रेंट ज़्यादा है। ठीक है। इन द सेम वे अगर भागलपुर का जो रेंट है उसके अपेक्षा पटना का रेंट ज़्यादा होगा, एक एस्टिमेशन है ना। पटना में के अपेक्षा अगर जाएंगे दिल्ली में तो उसका और रेंट हाई होगा। अगर वहाँ से कोई मुंबई जा रहा है तो उसका और हाई होगा रेंट, एक एस्टिमेशन है। इन द सेम वे डिपार्टमेंट क्या क्या फेयर रेंट निकाला। फेयर रेंट का मतलब कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आपको जिस एरिया में बिल्डिंग है उस एरिया के आसपास क्या रेंट होना चाहिए, क्या है। आसपास में एक अनुमान लगा लेता है कि वो इतना में रेंट लगा रखा, वो इतना है, तो उसका एवरेज निकाल लिया। मान के चलिए कोई अगर छोटा सा रूम है 5,000 में लगा रहा है, उसी एरिया में कोई 6,000 में लगा रहा है, कोई 4500 में, होता है ना कि 5,000 एक स्टैंडर्ड हो गया। कोई उसी में रेंटर से 1,000 ज़्यादा ले रहा है, कोई 500 कम ले रहा है, कोई 500 ज़्यादा ले रहा है, तो मोटा मोटी 5,000 माना जाता है क्या, तो उसको बोला गया फेयर रेंट। एक होता है म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट का मतलब हुआ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, हर एरिया का रेंट को डिटर्मिनेशन किया रहता है कि ये है उर्दू बाज़ार, इसका ये रेंट रहेगा इस एरिया का, ये है भिखनपुर है उसका इस तरह से रेट रहेगा। ठीक है, तो हो गया म्युनिसिपल रेंट। स्टैंडर्ड रेंट होता है रूम कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये अक्सर होता है आपको मेट्रो सिटी में चलता है, जैसे आप जाइएगा कोलकाता वगैरह में जाइएगा, वहाँ दिल्ली कोलकाता ये सब में चलता है, चेन्नई वगैरह में, कि वहाँ एक सरकार भी निर्धारित किया हुआ है अपने से कि आप इतना से ज़्यादा रेंटर को नहीं ले सकते। जैसे आप बंगाल में जाइएगा, अपने आगे मैं बात बता रहा हूँ, तो हम लोग वहाँ रहते थे तो वहाँ क्या नियम है, हम लोग यहाँ पर रूम जाते हैं लेने के लिए तो आसानी से मिल जाता है। देखिएगा रूम अपना बात किए, इतना रेंट हुआ, उसको एडवांस दे दिए 1 महीना का और अपना रहना स्टार्ट किए। लेकिन वहाँ का क्या एग्रीमेंट बनाएगा 11 महीना का, पहले से ज़्यादा दिन का होता था एग्रीमेंट, तो इसलिए आप चतुर हो गया ऑनर कि उसको हटा नहीं सकता। वहाँ का रूल है कि आप जिस मकान में आगे उसको हटा नहीं सकता है ऑनर, और रेंट भी नहीं बढ़ा सकता है। ये वो वहाँ का ठीक ठाक रूल्स है। जैसे यहाँ हुआ ना किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो देखा कि अब इसको निकालना है, तो या तो ऑनर अपना इच्छा से रेंट बढ़ा दिया, या कहेगा नहीं निकलो हम दूसरे को देंगे, या हमारा अपना फैमिली आने वाला इसलिए आपको रेंट खाली करना पड़ेगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऑनर खुद रेंटर कहेगा नहीं हम नहीं निकलेंगे, और वो ऑनर नहीं निकाल सकता। हाँ, उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो थाना में ये देगा, एंट्री देगा कि देखिए वो ऑनर ये रेंटर ऐसा ऐसा किया इसलिए उसको निकलवाइए, लेकिन ऑनर नहीं निकलवा सकता है। वहाँ के भी रूल है, रेंट भी नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए कि वहाँ चलता है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल जहाँ पे रूम में चलता है एक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग है। तो डिपार्टमेंट ये रूल बना दिया, इनमें से जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। समझ गए ना। फेयर का मतलब ये हुआ कि जिस लोकालिटी में रहते हैं उस लोकालिटी का क्या रेंट होना चाहिए, वो एक अनुमान है। जैसे हम लोग कोई निर्धारित उसको नहीं करेगा। जैसे देखिए क्या है, कैसे अभी हम समझिए ओरली जान रहे हैं मनाली का रेंट ज़्यादा होगा, उर्दू बाज़ार उसके अपेक्षा कम होगा। अगर स्टेशन रोड में अगर कोई शॉप खोलता है तो उसका और ज़्यादा रेंट होगा, एडवांस ज़्यादा। ये क्या है, हम लोग अनुमान लगाए हुए, इसका कोई डिटर्मिनेशन ही क्या है। हाँ, देखिए आप नहीं समझ पा रहे, ये एक्चुअल में नहीं है, एक अनुमान लगाया गया है, एक इमेजिनरी है, कोई नहीं करेगा। देखिए एक इमेजिनरी है कि हम अगर स्टेशन रोड में अगर दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा हमको एडवांस देना पड़ेगा, क्या रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। एक अनुमान है, ऐसा होता भी है, एक एस्टीमेट है, अनुमान लगाया गया है कि इस एरिया में जैसे आप दुकान खोले ऐसे समझिए, तो होता है ना कि आप कुछ दे रहे होंगे रेंट, आपके बगल में कुछ दे रहा रेंट, तो एक मान लिया गया कि हाँ इस एरिया का नॉर्मली इतना रेंट है। डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस एरिया का म्युनिसिपलिटी होगा ना, वो डिटर्मिनेशन किए रहेगा कि इस एरिया का इतना रेंट रहेगा, इससे ज़्यादा कोई ऑनर क्या नहीं, उससे रिलेटेड कैसे हुआ। हाँ देखिए डिपार्टमेंट कोई नहीं लगाएगा, एक डिपार्टमेंट जान का एक अनुभव किया
ऐसे समझिए। एक देखिए ये एक जान के अनुभव किया कि इस एरिया का ये रेंट होना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन कोई नहीं करेगा। जैसे हम ही लोग हैं, एक माहौल जानते हैं ना कि अब हमको जाना है स्टेशन के सामने, एक अच्छा सा रूम लेना है, वहाँ एक बिज़नेस करना है, तो पहले से एक अनुभव करके जाते हैं कि वहाँ पे अगर कोई भी रूम होगा तो अप्रॉक्स एक दुकान के लिए 30,000 के अप्रॉक्स होगा। जैसे आप खलीफाबाग में जाइए तो एक एक दुकान का रेंट 1-1 लाख रुपया है, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया है। हाँ 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 हाँ, तो कम ही माना जाएगा। तो जितना एक अनुमान लगाएगा वही होगा, ये कोई एक्चुअल नहीं ना है, एक माना गया इस एरिया में। जैसे आप ऐसे समझिए, अब प्रैक्टिकली मान कर चलिए हम पटना में कोई ज़मीन परचेज किए, आप हमसे पूछे सर कि आप कहाँ परचेज किए, तो हम आपको बताएं राजेंद्र नगर में, तो आप हमसे पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे 10 लाख रुपया में एक कट्ठा खरीदे। आप अपने आप को नहीं मानिएगा कि राजेंद्र नगर में 10 लाख एक कट्ठा नहीं मिल सकता है। तो वही समझिए 10 लाख फेयर रेंट। अगर कोई पटना में बोरिंग रोड में रह रहा है, कहेगा एक फ्लैट में हम 2,000 के फ्लैट में रह रहे हैं, तो संभव तो कुछ भी है कि कोई अपना आदमी है उसको 2,000 में दे दिया, लेकिन आपको पचेगा नहीं, कहेगा नहीं तो बोरिंग रोड में तो 2,000 में फ्लैट नहीं दे सकता है, वहाँ जब भी होगा तो 8,000, 9,000, 10,000, 12, अगर अच्छा रूम है तो वहाँ 15-20,000 में मिलता है। ठीक है, तो इसको 2,000, 3,000 में कैसे दे दिया? तो एक इमेजनरी कहिए, समझ गए। अब हम लोग चलेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो कंप्यूटेशन ऑफ आपको होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए क्या होगा, पहला होगा फेयर रेंट और दूसरा होगा म्युनिसिपल रेंट। इन दोनों में जो बड़ा होगा कहता है विच एवर इज हायर बट अप टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है ना, ये अच्छा आ रहा है ना, मेरा कट नहीं रहा फेस, यहाँ तक आ रहा होगा ठीक, यहाँ से कट नहीं रहा क्या, तो आगे आने के बाद कटेगा। तो आप देखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, जो दोनों में बड़ा होगा लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं, देखिए इसलिए लिखे हैं अप टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में निकालना पड़ता है हम लोगों को क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, दूसरा स्टेप में होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, ए में जो आप कैलकुलेशन किया एक्सपेक्टेड रेंट, तो ये होगा आपको एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, और बी में होगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो बड़ा होगा हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएबी का मतलब समझिएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ गए कि किस तरह से है, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट से कम होगा बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होगा, उसी को देखिए। अब देखिए यहाँ पे है, आपको हम 3 चीज़ लिख रहे हैं। एक में आपको दिया फेयर रेंट, एफ आर का मतलब समझिएगा फेयर रेंट है, सपोज दैट 20,000 है, और एम भी का एम आर का मतलब म्युनिसिपल रेंट समझिएगा, ये है 25,000 है। एस आर का मतलब स्टैंडर्ड रेंट हुआ,
इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 22,000 है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ है 30,000, ठीक है। ऐसे देखिए एक्चुअल रेंट जो ज़्यादा है वो आंसर तो ऑलवेज वही हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी कंप्लीट करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। मैं यहीं पर पुट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो नोट कर लिए थे, हम इसी को मिटा रहे हैं और ये लिख रहने देते हैं। देखिए इसी पर हम शिफ्ट कर दे रहे हैं सब चीज़ को। तो देखिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, तो क्या है, फेयर रेंट को लिखेंगे। देखिए फेयर रेंट आपको दिया हुआ कितना, वो देखिए फेयर रेंट है आपको 20,000। उसके बाद म्युनिसिपल रेंट आपको गिवन है 25,000, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड रेंट है कितना, 22,000 है, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा फेयर रेंट which ever is higher but up to standard rent rupees 22,000, so expected rent इज इक्वल टू होगा 22,000। बात समझे, यहाँ पर 22,000 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए बताए थे, यहाँ लिख दे विच एवर इज हायर बट अप टू स्टैंडर्ड रेंट रुपीज़ 22,000, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे 22,000 है, आप 22,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड रेंट को यहाँ लिखेंगे कितना है, 22,000 है, और एक्चुअल रेंट आपको 30,000 है। इन दोनों में जो बड़ा होगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 30,000। आंसर हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। एक चीज़ और इसमें समझिए, आपको कोई दिक्कत समझने में। देखिए यहाँ पर क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल रेंट, इन दोनों में जो बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा कितना, 25,000 है। लेकिन क्या लिखे कॉपी में, देखिए अप टू स्टैंडर्ड रेंट, अप टू का मतलब स्टैंडर्ड रेंट तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट 22,000 है, तो उससे ज़्यादा नहीं ना आप जा सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों 22,000 हुआ। अब निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो दोनों बड़ा होगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकला, 22,000 और इतना। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ तक समझ गए। अगर इसी में स्टैंडर्ड रेंट अगर रहता 27,000, तो देखिए क्या होता। देखिए विच एवर इज हायर बट अप टू स्टैंडर्ड रेंट। आप सोचिए, पहले समझिए, लिखने से पहले समझिए, लिखना तो है ही, चाहे वीडियो भी है क्लास, उसमें से भी लिख लीजिएगा, क्योंकि समझे रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब आप ही बताइए, आप ही लोग, क्या 27,000 होगा, हो चूँकि स्टैंडर्ड रेंट हो गया, तो क्या 27,000 आंसर होगा, 25,000। हाँ सही बोले, इसलिए कि अप टू है वहाँ पे लगा हुआ, उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 25,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25, चूँकि इन दोनों में बड़ा 25,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट तक तो है ही ना, उससे ज़्यादा नहीं ना है, तो 25,000 लिया जाएगा। तो अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको हो जाएगा 25, 37, 30। ऐसे भी एक्चुअल रेंट से ज़्यादा, एक्चुअल रेंट ही मैक्सिमम होता है ये। दूसरी बात और याद रखिएगा, कभी कभी आपको क्या होगा, वैकेंट रहेगा रूम। वैकेंट का मतलब होता नहीं कि जैसे कि 1 जनवरी में रूम लगा, 31 दिसंबर तक में 2 महीना खाली रह गया, कभी 3 महीना खाली रहा, चूँकि रूम ही तो हुआ, कभी खाली रह सकता है, कभी कंटिन्यू लगा भी रह सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है वैकेंसी के लिए, वो हमेशा याद रखिएगा कि अगर रूम खाली रहा तो कंटिन्यू खाली रहना चाहिए। अब ये नहीं, वैकेंसी का हमेशा याद रखिए कब अप्लाइड होगा, जब रूम खाली हुआ तब से लेके जब फिनेंशियल ईयर आएगा तब तक खाली ही रहना चाहिए। अब ये नहीं कि मान कर चलिए ये रूम है, कोई भी रूम है मान कर चलिए,
अगर वो जनवरी से अगर हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, हालांकि टैक्स है तो आप लीजिए 1 अप्रैल से ही लीजिए, चूँकि टैक्सेशन में अप्रैल से चलती है। मान कर चलिए आप अप्रैल में रूम लगा, ये चला, मान कर चलिए अगस्त तक चला, रेंट पे रहा। अब फिर क्या हुआ, सितंबर अक्टूबर खाली रहा, नवंबर भी ये सब वैकेंट रहा, ठीक है। नवंबर के बाद फिर दिसंबर से लग गया रेंट पे और 31 मार्च तक चला। तो हमेशा याद रखिए, तो वैकेंसी अलाउड नहीं होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। मतलब वैकेंट तभी अलाउड होगी जब रूम खाली रहेगा, तो कंटिन्यू अप टू फाइनेंशियल ईयर तक खाली ही रहेगा, तभी उसको खाली माना जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, सिर्फ एक्चुअल रेंट कम होगा, इसलिए कि 2-3 महीना खाली रहा तो एक्चुअल रेंट तो कम आएगा ना, सबको कम नहीं करना। एक्चुअल का मतलब एक्चुअल होता है, जितना आपको हाथ में पैसा आएगा वही हुआ। वैकेंसी का मतलब क्या समझे, वैकेंसी का मतलब ये कि खाली जब माना जाएगा तो फेयर रेंट जो आपको ये दिया हुआ है, तो फेयर रेंट को भी कम किया जाएगा, म्युनिसिपल रेंट है उसको भी कम किया जाएगा। बात समझिए। अब वैकेंसी अलाउड नहीं होगी, जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पर दिसंबर में तो लग गया ना, तो वैकेंसी अलाउड नहीं हुआ, तो सिर्फ 3 महीना कम हुआ क्या चीज़, एक्चुअल रेंट। चूँकि एक्चुअल तो कमेगा, चूँकि आपको हाथ में पैसा तो ऑब्वियसली कमेगा, तो ये जो सिर्फ एक्चुअल जो रेंट होगा कितना है, एक्चुअल रेंट आपको हो जाएगा 3 महीना खाली रहा तो मान के चलिए 9/12 हो जाएगा क्या, 9 महीना का, और ये सब उतना ही माना जाएगा। लेकिन अगर ये खाली रहा, अगर कंटिन्यू खाली रहता तो उसको भी प्रोपोर्शनेट करते, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, इन सभी को भी याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो जब वैकेंसी अलाउड हो जाएगा तो हमेशा याद रखिए कैलकुलेशन में, ये हमेशा प्रोमिस करके चलिए, जो एक्चुअल रेंट होगा वही माना जाएगा क्या चीज़, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कहीं पे नोट में लिख लीजिए, अगर वैकेंसी अलाउड रहेगा तो एक्चुअल रेंट को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे, ठीक है। अगर वहाँ कैलकुलेशन में एग्जाम में हमेशा याद रखिए, अगर कम बेसी आया तो उसमें जब आप गलती कैलकुलेशन किए, अब आंख बंद करके जो एक्चुअल रेंट है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लिखिए, ठीक ना। कभी कभी इससे क्या होगा, ट्रिक जानिएगा तो एग्जाम में गलती नहीं होगा, नहीं तो आपको याद आएगा कि नहीं सर तो बताए थे वैकेंसी अलाउड होगी, तो क्या होगा, एक्चुअल जो रेंट होता है वही आना चाहिए ग्रॉस। हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कोई दूसरा आ रहा है, या तो फेयर रेंट आ रहा है या कोई स्टैंडर्ड रेंट, इसका तो गलत कैलकुलेशन हो रही है। समझ गए बात? तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं।